नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आज मेरे साथ पीयूष बबेले जी मौजूद हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि नेहरू पर चारों दिशाओं से टारगेट किया जा रहा है उनको, तो उस दौर पर उन्होंने एक बेहतरीन पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नेहरू मिथक और सत्य, जो मिथकों को दूर करता है और सत्य को तलाश रहा है। तो मेरे साथ पीयूष बबेले जी हैं। तो पीयूष बबेले जी, स्वागत है आपका नेहरूवियन में। थैंक यू। पहला सवाल तो है कि नेहरू को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है और इस दौर पे आप ये बुक कैसे लिख पाए, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? ये आपका सवाल बड़ा मजेदार सवाल है और सवाल में ही जवाब है। क्योंकि नेहरू को टारगेट किया जा रहा था, इसलिए नेहरू को लेकर जिज्ञासाएं पनपी और कुछ लोगों की बाद में पनपी, मेरी 4-6 साल पहले पनप गई। और मुझे लगा कि इन सब चीजों को एक एक करके देखा जाए, जो जो आरोप लगते हैं उनमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, और दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने रखा जाए। पहला सवाल जो लोग टारगेट करते हैं नेहरू पे, वो कश्मीर को लेकर जी। आप अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नेहरू ना होते तो कश्मीर ना होता। ये विरोधाभास नहीं लगता? हाँ, विरोधाभास लग सकता है उन लोगों को जिनके कि सिर्फ कश्मीर के सवालों में दिलचस्पी है, कश्मीर के जवाबों में दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि कश्मीर को लेके आपको पहले जानना पड़ेगा परिदृश्य क्या था, कश्मीर कहाँ है, वो उसकी भौगोलिक स्थितियां क्या थीं। तो अगर आप जरा इतिहास में उतर के जाएं और उन दिनों में पहुंचें जब भारत का विभाजन होने वाला था और ये तय था कि कुछ सिद्धांत बनाए गए थे जिन सिद्धांतों के तहत भारत बंटने वाला था, वो 3 सिद्धांत थे कि जो हिंदू मेजॉरिटी इलाके हैं वो भारत में रहेंगे, जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, और जो बॉर्डरिंग इलाके हैं अगर वहाँ मिक्स आबादी है तो जो मुस्लिम वाला पोर्शन पाकिस्तान में चला जाएगा, हिंदू मेजॉरिटी वाला पोर्शन भारत में आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा इलाका है जो मुस्लिम मेजॉरिटी तो है लेकिन भारत के कहीं बीच में है तो वो भारत में बना रहेगा, वहां के नागरिकों को अधिकार है वो कहीं चले जाएं। इसी फार्मूले को उठा के अब जरा आप कश्मीर पे रखिए, तो कश्मीर मुस्लिम बहुल आज भी है, मुस्लिम बहुल उस दिन भी था जब भारत का विभाजन हुआ। बाकी राज्यों को भी ऑप्शन दिए गए थे कि आप अपनी मर्जी से विलय, इन्हें भी दिया गया था कि अपनी मर्जी से आप विलय करें। ये बॉर्डर पे था, इसकी कनेक्टिविटी पाकिस्तान से बेहतर थी। तो सारे जो उस समय के फार्मूले के हिसाब से हालात थे, उसमें बहुत संभव था कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता। तो वो कश्मीर भारत में है और अपनी बहुत खुशी से है और बहुत आराम से है। बाद में कुछ दिक्कतें आई तो एक चीज जो कि पाकिस्तान में, एक राज्य जो कि महत्वपूर्ण राज्य जो कि पाकिस्तान में जा सकता था हर सिद्धांत के तहत, वो बहुत तरीके से, बहुत शांति के साथ, खुशी से भारत में आ गया। तो उसके लिए उस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अगर न दी जाएगी बधाई तो किसे दी जाएगी? एक दूसरा आरोप लगता है नेहरू जी पे, वो है जनमत संग्रह का। आपका कहना है कि जनमत संग्रह एक ढाल थी नेहरू की। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दक्षिण पंथ वर्ग जो है वो पूरा आरोप लगाता है नेहरू जी पर ये जनमत संग्रह को लेकर। अभी जो मैंने पहली बात कही कि उसको हर तरह से वहां जाने वाला था, तो उसको बचाने के लिए नेहरू जी ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हर कोई भी राज्य कहीं भी गया हो उसमें जनता की मांग, जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण थी। कश्मीर के मामले में क्या था, राजा थे हरि सिंह थे, लेकिन जनता का नेता कौन था? जनता के नेता थे शेख अब्दुल्ला। और शेख अब्दुल्ला की पार्टी हुआ करती थी उस जमाने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आजादी के कई साल पहले ही नेहरू जी ने उस पार्टी का नाम अपने प्रभाव से, उनसे अपनी बातचीत से उसको चेंज कराया और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई। और शेख अब्दुल्ला जनता के प्रतिनिधि के तौर पे भारत में आने के लिए एकदम से राजी हो गए। तो जब हम उन्हें लेके आ रहे हैं, किसी को लेके आना है तो कोई ना कोई बात तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि बंटवारा तो नियमों के तहत हो रहा है। तो जनमत संग्रह की बात आई, और जनमत संग्रह सिर्फ कश्मीर में नहीं होना था, जूनागढ़ में भी होना था, हैदराबाद में भी होना था, बाकी राज्य जहां जहां विवाद था वहां जनमत संग्रह होने थे और हुए हैं। जहां तक कश्मीर का सवाल है तो जनमत संग्रह की स्थिति ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जनमत संग्रह हो, क्योंकि उन्होंने लिखा, इस किताब में जिक्र इसका आता है कि जब तक शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू वहां पे हैं, कश्मीर की जनता भारत के पक्ष में ही वोट डालेगी, इसलिए हम जनमत संग्रह नहीं चाहते। तो नेहरू सारे हालात को समझ रहे थे कि हमारे साथ उन्हें जनता को मिला लिया, नेता को मिला लिया, प्रेम से मिला लिया, विश्व की शक्तियों को कंट्रोल कर लिया, इसलिए उन्होंने हाँ भरी थी। लेकिन दूसरी चीज इसमें है, जब वो गए हैं तो उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्र उन्होंने राजा हरि सिंह को लिखा है। राजा हरि सिंह को लिखे पत्र में नेहरू उनसे कह रहे हैं कि अभी हम 15 दिन बाद जाएंगे यूएन में, और उसके 15 दिन बाद करीब ये मामला उठेगा। तो इस तरह से 1 महीने का समय हमें मिल जाएगा। इस 1 महीने में जो सेना हमारी अभी मौजूद है कश्मीर में, वो और आक्रामक ढंग से कार्रवाई करेगी और कश्मीर में जहां जहां से कबायलियों को भगाना है, जहां जहां कब्जा करना है, वो पूरी तरह से कब्जा कर लेगी।
लेकिन हम जो कि इंटरनेशनल मंच पे जाएंगे, यूएन में जाएंगे, तो वहां हम फरियादी बन के जाएंगे। तो दुनिया में संदेश ये जाएगा कि भारत पीड़ित पक्ष है, लेकिन हम अंदर ही अंदर पूरा अपना कब्जा करके अपने कश्मीर को आजाद करा लेंगे। तो 1 महीने का बफर टाइम लेने के लिए, और जितना स्ट्रेटेजिक महत्व का इलाका था, जितना नेहरू चाहते थे कि भारत में होना चाहिए, वो उन्होंने हासिल किया। उसके बाद हम यूएन में गए। और जब विलय होता है तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तभी मानूंगा विलय अगर शेख अब्दुल्ला इस पे उनका हस्ताक्षर है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये जो लोग बात नेहरू भी ऐसे कहते थे, मैं भी ऐसे कह रहा हूं कि जो लोग कश्मीर के बारे में बातें करने लगते हैं और मुट्ठियां भेजने लगते हैं, ना तो वो हालात को जानते हैं, ना वक्त को जानते हैं। उस जमाने में एक ब्रिटिश एम्पायर से हम आजाद हो रहे थे। आज की जैसी स्थिति नहीं है कि आज हमारा प्रधानमंत्री जितना शक्तिशाली है या पाकिस्तान एक और अब स्वतंत्र राष्ट्र है, उस तरह से नहीं था। एक समझौतों के तहत हम लोग बाहर आने वाले थे, बहुत शांति से चीजों को होना था। देश में लाखों लोग मर रहे थे, दंगे भड़के हुए थे, उसे शांत करना था। देश में लाखों लोग भूखों मर रहे थे, उन्हें रोटी का इंतजाम करना था। इस तरह के हालात थे। उन हालात में भारत, आप अगर देखिए पूरी दुनिया में आज भी भारत का जो सम्मान है वो अहिंसा और सत्य के लिए है। महात्मा गांधी उसके सबसे बड़े फिगर हैं पूरी दुनिया में। तो महात्मा गांधी क्या कोई ऐसी बात कह सकते थे किसी चीज पे कब्जा कर लो, कोई चीज जबरदस्ती ले लो, कोई चीज आप घालमेल करके ले लो? और जब हम खुद आजाद हो रहे हों तो उन मूल्यों को देखते हुए जब तक जनता साथ में आना नहीं चाहेगी तब तक महात्मा गांधी मानते नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि राजा हरि सिंह ने अगर सिग्नेचर कर दिए होते और उसे शेख अब्दुल्ला ने एंडोर्स नहीं किया होता तो मैं इस विलय को स्वीकार नहीं करता। तो वो नेहरू जी ने कि गांधी जी संतुष्ट रहे, इंटरनेशनल शक्तियां भी संतुष्ट रहे, स्ट्रेटेजिक इलाका हमें मिल भी जाए, वो सब बना के उसको अपने पास लेके आए। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूं, जिन लोगों को लगता है कि नेहरू जिम्मेदार है, उन्हें बहुत धैर्य से सोचना चाहिए कि सन 47 में देश आजाद हुआ है और आतंकवाद कश्मीर में जाके फैला है 80s में। पुरानी फिल्में देखिए, कश्मीर की कली और शम्मी कपूर की और तमाम फिल्में हैं, बहुत अच्छी अच्छी शूटिंग वहां पे हो रही है। तो वो कैसे होती थी, कैसे लोग शिकारे में घूम रहे हैं, कैसे डल झील दिखाई दे रही है। इसका मतलब नेहरू की मौत, नेहरू जब उसको अपने भारत में ला रहे हैं, उससे 40 साल बाद वहां समस्या पैदा हो रही है। तो समस्या नेहरू में नहीं है, समस्या कहीं और है, हमें उस तरफ देखना चाहिए। आप अपने पुस्तक में ये कश्मीर को बताते हैं कि ये सामरिक विषय है, ये भौगोलिक विषय है, ये कश्मीर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, उसमें सबकी अपनी अपनी एक एजेंडा है। इसको कह सकते हैं कि यूएसएसआर का है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, ब्रिटेन का है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि नेहरू कश्मीर को लाना क्यों चाहते थे? ऐसा क्या था कश्मीर में जो नेहरू देख पा रहे थे, बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे? ऐसा नहीं है बाकी लोग नहीं देखिए, आज लोग नहीं देख पा रहे हैं। उस समय जो काम नेहरू कर रहे थे उसमें सरदार पटेल की 100% सहमति थी, बाकी कांग्रेस के सारे नेताओं की सहमति थी। जाहिर है कि कोई देश होता है, लोकतांत्रिक होता है, तो कुछ असहमतियां होती हैं, इसलिए लोग तब भी देख पा रहे थे, लेकिन वो अच्छी निगाह से देख रहे थे। आज लोग सुनी सुनाई बातों पर देख रहे हैं। खैर, हम मूल प्रश्न पे आते हैं। कश्मीर को आप देखिए तो कश्मीर कहाँ है? भारत का सिर है, भारत का ताज है, और उसके ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है, बगल में पाकिस्तान है, उधर यूएसएसआर की सीमाएं लगती थी उसके पास, फिर इधर चाइना लगा हुआ है। तो 5-6 दुनिया की बड़ी शक्तियां उसके इर्द गिर्द वहां पे हैं। दूसरा आप देखिए कि हम पाकिस्तान को पार करते हैं, जो तो आज पाकिस्तान है, तब तो भारत ही होता था। उसके बाद से पूरा तेल का इलाका शुरू होता है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, पूरा गल्फ कंट्रीज वहां पे हैं। तेल आज भी हमारी पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है, और आज से 50-60 साल पहले भी करता था। तो उन तेल के कुओं पे उस तेल के पूरा कब्जा इंग्लैंड भी चाहता था, और जब अमेरिका महाशक्ति बना तो अमेरिका भी उस पर चाहता था। क्योंकि उसे कंट्रोल करना था तो उसे एक इस्लामिक ब्लॉक बनाना था, और इस्लामिक ब्लॉक का जो सेंटर होना चाहिए था वो शांतिपूर्ण जगह पे होना चाहिए था। वो वहां नहीं हो सकता था, जो फंसे हुए देश हैं वो भारत में होना था। लेकिन उन्हें पता था कि भारत गांधी और नेहरू का देश है, ये अपना स्वयं प्रभु राष्ट्र की तरह रहेगा और हमारे हर आदेश को, अमेरिका के आदेश को नहीं मानेगा। इसलिए उन्हें एक पाकिस्तान बनाना था। जो कई लोग पूछते हैं ना कि पाकिस्तान अचानक जिन्ना कैसे लौट आए, तो वो एक पूरे रणनीति का हिस्सा था, उसमें पाकिस्तान बनना था। और पाकिस्तान में जो तेल को कंट्रोल करने का रिमोट कहीं रखा जाना था तो वो कश्मीर घाटी में रखा जाना था। तो अगर पाकिस्तान बनना था तो उसमें हर हाल में कश्मीर को उसमें जाना था। ये अमेरिका ब्रिटेन दोनों की रणनीति थी, सिर्फ पाकिस्तान के अकेले नहीं थी। उस रणनीति को हमें काउंटर करना था। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कश्मीर घाटी पे हम अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहां हम नाटक नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वो घाटी पूरी सुरक्षित की, हमारे पास है। और आज किसी को कुछ भी लगता हो, हम बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संकटों से इसलिए बचे हुए हैं, हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से आपस में इसलिए बचे हुए हैं, कश्मीर हमारे पास है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पीयूष जी। मैं आशा करता हूं कि रीडर और व्यूअर इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि असल में ये किताब इस तरह की किताब है
जितने सवालात आपके दिमाग में अपने लोकतंत्र को लेके आते हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके आते हों, सांप्रदायिकता, कश्मीर, राष्ट्रवाद, इन सबको लेके आते हों, वही सवाल मेरे जहन में आए थे, वर्षों तक आते रहे। जब वो मेरे दिमाग में एक जगह इकट्ठे हो गए, तब 5-6 साल मैंने उन पे धीरे धीरे शोध किया, और वो सवाल आपके मेरे सामूहिक सवाल हैं जिनको मैंने इस किताब में दर्ज कराने की कोशिश की है। तो अगर सवाल बचे हुए हैं तो आप इससे जवाब। दक्षिणपंथी पार्टियां ये हमेशा नेहरू पे आरोप लगाती है आर्टिकल 370 पे लेके। एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा मिथक इस बुक से दूर हो रहा है कि आर्टिकल 370 के असली रचनाकार सरदार पटेल थे। इस पे आप कुछ बताइए। इसमें बहुत, असल में हमने सरल चीजों को कठिन बना दिया है। भारत जब आजाद हुआ और देसी राज्यों का उसमें विलय होना था, तो पहला फॉर्मूला ही आया कि वो 3 चीजों के आधार में भारतीय संघ में विलय हो। उसकी विदेश नीति, उसकी कम्युनिकेशन और ये अपना फाइनेंस। 3 चीजें। डिफेंस में आप विदेश में समझ सकते हो, मतलब सेना वेना सेंटर के पास रहेगी। 3 विषयों पे किसी भी भारतीय राज्य को, किसी भी भारतीय राजा को भारतीय संघ में विलय होना था। यही धारा 370 आज भी है। बाकियों ने विलय किया, कश्मीर भी इसी हिसाब से विलय हुआ, लेकिन बाकी राज्य चूंकि वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी ऑटोनॉमी धीरे धीरे करके भारतीय संघ को दे दी। ये लंबी प्रक्रिया है। अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी अगर प्रिवी पर्स खत्म कर रही हैं, जमींदारी उन्मूलन बाद में हो रहा है, अन्य चीजें हो रही हैं, तो इसमें 10, 20, 30 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही कि हम राजाओं के हक छीनते गए। लेकिन जो कश्मीर को हमें, जो कि हमने आपको पहले बताया कि सारे फैक्टर्स उसे ले जा रहे थे पाकिस्तान के पास और उसे हम लेके आए भारत के पास, तो उसमें हमने उसको भी कुछ स्पेशल छूटें दी हैं। उसे हमने मोहलत दी कि आप जब आपको अच्छा लगे, जब आप सहज महसूस करें, तो बाकी चीजों में हमारे साथ विलय कर लें। और इस चीज के लिए हमने धारा 370 भारत ने बनाई। धारा 370 की मजेदार बात यह है कि जिस दिन धारा 370 बनाई गई, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे और संविधान सभा में इसमें बहस हो रही थी। कोई कांग्रेस के लोग भी कई से खिलाफ थे। तो सरदार पटेल ने लगभग बिना बहस के इस धारा को शांतिपूर्ण तरीके से वहां पास कराया। जब नेहरू जी आए तो उन्होंने सूचित किया कि ये मिशन पूरा हो गया है, ये काम आगे बढ़ गया। उसके बाद और कई चीजें हुई। तो 370 कश्मीर को हमसे काटती नहीं है, कश्मीर को हमसे जोड़ती है। इसलिए हमें 370 को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। वो हमारे संविधान की एक अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। और जिन्हें खराब लगती है तो वो उसका दोष नेहरू और पटेल दोनों को दे सकते हैं, भले ही नेहरू जी अमेरिका में रहे हो। और जिन्हें अच्छी लगती है तो वो सारे देश को उसका श्रेय दे सकते हैं, पटेल को भी दे सकते हैं। नेहरू पटेल को लेकर बहुत विवाद है। एक तरफ नेहरू और पटेल के बीच में एक झगड़ा लगाने का कोशिश है। आपकी पुस्तक में एक चैप्टर है असहमति पर सहमति। असहमति पर सहमति। असहमति पर सहमति। तो इस पर आप कैसे? जो अभी आपने कहा कि असहमति पर सहमत, ये टाइटल इस किताब का है, लेकिन ये वाक्य स्वयं सरदार पटेल और स्वयं नेहरू के हैं। दोनों ने लिखा कि हमने देश के लिए 30 साल मिलकर काम किया है और हमें आगे भी काम करना है, और कई मुद्दों पे हम बहुत स्पष्ट रूप से असहमत हैं। लेकिन उन असहमतियों का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अलग हो जाएं, क्योंकि मुल्क को इस समय हमारी जरूरत है, हमारी एकता की जरूरत है, तो हमें साथ मिलकर काम करना है। पहले मैं बताता हूं कि असहमति कहां थी। असहमति का बुनियादी कारण जो पटेल भी स्वीकार करते हैं और नेहरू भी स्वीकार करते हैं, और दोनों लिख के एक तरह से गांधी जी को भेजते भी हैं, अन्य जगह भी उन्होंने दर्ज कराया है। पहला है सांप्रदायिकता को लेकर। भारत का जब विभाजन होता है उसके बाद सरदार पटेल ये पूछते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी अब तक ये कह रही थी कि हमें पाकिस्तान जाना है, लेकिन अब वह भारत में उसका बड़ा हिस्सा रह गया है, तो हम कैसे मान लें कि ये मुसलमान जो भारत में रह गए हैं, रातों रात पाकिस्तान की भक्ति इनके मन से खत्म हो गई है, पाकिस्तान का प्यार खत्म हो गया है और ये सब भारतीय हो गए हैं, राष्ट्रवादी हो गए हैं। उस समय जो लोग भारत की तरफदारी करते थे मुसलमान, उन राष्ट्रवादी मुसलमान कहलाते थे। तो ये कैसे राष्ट्रवादी हो गए हैं? तो इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ, इनकी हमारे साथ जुड़ाव हो गया है, भारत को अपना देश मानते हैं। दूसरी तरफ नेहरू जी का और महात्मा गांधी का, दोनों का ये कहना था, और ये एक इंटरनेशनल स्वीकृत प्रैक्टिस है, कहीं भी आप पढ़ेंगे विद्वानों के बीच में तो यही बात आती है बड़ी डिप्लोमेसी में, कि माइनॉरिटी को सुरक्षा का एहसास कराना मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है। तो नेहरू और गांधी ये कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान नहीं भी मानता है तो इसे भारत को अपना मुल्क मनवाने का काम, उसे महसूस कराने का काम मेजॉरिटी का है, हिंदुओं का है। हिंदू ऐसा आचरण करें कि सारे मुसलमान इसे अपना देश समझें और उसी पे बात
आगे बढ़ी। इसके अलावा आर्थिक विषयों पर भी थोड़ी भिन्नताएं थी, उनको लेके बहुत आज विवाद नहीं होता, लेकिन असल में यही दोनों के बीच सांप्रदायिक अंतर था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि सहमत कैसे हो रहे हैं। गांधी जी जब उपवास पर बैठे हुए थे, आखिरी उपवास अपना कर रहे थे, और उस समय 12 जनवरी 13 जनवरी के आसपास की बात है, और उपवास शुरू होने वाला है, और बहुत विवाद, काफी कटु स्थितियां आ गई थी पटेल के बीच, और नेहरू भी वहीं बैठे हैं, मौलाना आजाद भी वहीं बैठे हैं, गांधी जी बैठे हैं। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में उसका पूरा वाकये का जिक्र किया है कि वो कटुता किस लेवल तक पहुंच गई थी, बहुत प्रेम और आदर होने के बावजूद। तो उसमें सरदार पटेल ने पत्र लिखा नेहरू जी को कि अब हम इनके साथ काम नहीं कर सकते ये हैं, तो हमें आप छुट्टी दे दीजिए और नेहरू संभालें। नेहरू बहुत योग्य है, उनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, उनके हाथों में देश सुरक्षित है, और वो नेक्स्ट जनरेशन के हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तो देश आप नेहरू जी को सौंप दीजिए। और इन्होंने ये पत्र गांधी जी को भेजा और उसकी कॉपी नेहरू जी को भेज दी। फिर पलटता हुआ पत्र नेहरू जी ने भी गांधी जी को लिखा और उन्होंने कहा कि नहीं, अब असहमतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अब आप पटेल के हाथों में देश सौंप दीजिए, या हम दोनों में से एक मंत्रिमंडल से हट जाए, और बेहतर होगा कि मैं ही हट जाऊं, मैं यही चाहूंगा, और यही पटेल भी कहेंगे कि वो हट जाएं, लेकिन अब आप हमारा मार्गदर्शन करिए। और दोनों इस पत्रों में ये भी लिखते हैं कि लेकिन हालात देश के ऐसे नहीं है कि हम लोग हट सकें, क्योंकि हमारे हटने से हमारी राष्ट्रीय एकता के काम को नुकसान पहुंच जाएगा। उसको लेके फिर बात हुई कि गांधी जी बुलाएंगे, दोनों की मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग कभी हो नहीं पाई। लेकिन जब गांधी जी की हत्या हुई है 30 जनवरी 1948 को, तो उनकी हत्या से ठीक पहले जो आखिरी आदमी उनसे मिलके गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल करीब 1 घंटे गांधी जी के पास बैठे थे, और उस हत्या के बाद सरदार पटेल ने ही बताया कि महात्मा गांधी आखिरी में यही कह गए हैं कि कुछ भी हालत हो जाए तुम दोनों को अलग नहीं होना है, साथ रहना है। अभी मेरा विचार यही है, पहले मैं जरूर सोच रहा था कोई अलग हो जाए, लेकिन अभी हालात देश के ऐसे नहीं है कि तुम दोनों में से कोई अलग हो जाए। तो दोनों इस पर सहमत हुए। 2 फरवरी का वो पत्र के बारे में बताइए। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी की हत्या हो गई और बहुत ही देश में और पूरी दुनिया में एकदम सनाका छा गया। तो कई लोगों ने ऐसे इल्जाम लगा, चूंकि पटेल गृह मंत्री थे, तो कई लोगों ने कहा सुरक्षा में चूक हो गई है, और उसमें से लेफ्ट के एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि इसमें पटेल का हाथ है। और जेपी ने भी सरदार पटेल के बारे में काफी बने कि सुरक्षा में चूक गए या गांधी की हत्या में भी आया था शामिल है, इस तरह की बात जेपी ने भी कह दी, जब जयप्रकाश नारायण ने भी ये बात कही। ये बात जब सरदार पटेल को पता चली तो उन्होंने एक इस्तीफा अपना लिख के तैयार किया, और इस्तीफा लिख के जब उन्होंने तैयार किया और अपनी बेटी को सौंपा, और वो उसको फिर उन्होंने अपने निजी सचिव को दिया, बी शंकर साहब को, तो बी शंकर साहब ने कहा कि नहीं, से हम भेजते नहीं हैं, अभी देश को जरूरत है, आप ये मत करो, इससे आपके ऊपर इल्जाम और पुख्ता हो जाएंगे। आपने जब किया ही नहीं, आपका अंतःकरण साफ है, तो आप क्यों इसको मान रहे हैं। जब तक ये बातचीत वहां हो रही है पटेल और वी शंकर के बीच में, तब तक नेहरू का पत्र आ जाता है सरदार पटेल के पास। अभी सरदार पटेल को नहीं पता है कि नेहरू को नहीं पता है कि सरदार पटेल इस्तीफा लिख रहे हैं, लेकिन पत्र आता है, उसमें नेहरू लिखते हैं कि बापू ने कहा है कि हमें साथ रहना है, और हम 30 साल से साथ रहे हैं, हम असहमतियों के साथ रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, और मेरा पूरा सहयोग आपको है, जैसे आप कहोगे हम लोग मिलकर रहेंगे। उसके बाद पटेल ही पत्र लिखते हैं कि हम साथ रहेंगे। और पटेल की मृत्यु तक जब जब विवाद आते थे, तब दोनों नेता गांधी की उस सीख को, उस सबक को दोहराते थे कि बापू ने कहा था कि साथ रहना है, इसलिए हम साथ रहेंगे। और तो ऐसे सहमत थे वो लोग। पटेल ने कई बार नेहरू को फैसला सही माना, नेहरू को पीएम बनाने का, ये भी हम लोग देखते हैं। फैसला में पता नहीं, अब ये फैसले में चर्चा होने लगी है। असल में ये कोई, जैसे मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने, जबकि पार्टी के अध्यक्ष तो राजनाथ सिंह थे, लेकिन पूरे देश को पता था 2013 से कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हो सकता है आज से 20, 30, 50 साल बाद कोई षड्यंत्र पैदा करे और फिर कहे कि नहीं ये बनने वाले थे और नहीं वो बनने वाले थे, ये बातें करे, लेकिन आज की जनता इस बात को जानती है। इसलिए आज के किसी अखबार में आज तक की डेट में सवाल नहीं छपा कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए। इसी तरह सन 15 अगस्त 1947 के 1 साल पहले के 1 साल बाद के सारे अखबार किसी भी विचारधारा के रहे हो, इंडिपेंडेंट रहे हो, इंटरनेशनल रहे हो, एक सवाल आपको नहीं मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर क्यों बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने तो 1929 का मैं तक मैं देख चुका हूं, और पहले से घोषणा कर रखी थी कि जवाहरलाल नेहरू ही मेरा उत्तराधिकारी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने घोषणा की कि जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना था, और वही बने है 1929 में कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है, लाहौर से जी। उन्होंने कहा। सरदार पटेल का एक स्टैच्यू बना 2018 में जी। और हम देखते हैं कि उनसे करीब 70 साल पहले
नेहरू जी ने उनके जीवन काल में एक स्टैच्यू बनाया था, 2 स्टैच्यू और एक वल्लभ विद्यालय, इसका भी जिक्र है इस बुक में। वो बड़ी अब तो जगह बहुत मशहूर हो गई दूसरे कारणों से। उस जगह का नाम गोधरा है। गोधरा में सरदार पटेल का संभवतः पहला ही स्टैच्यू रहा होगा। तो सरदार पटेल का स्टैच्यू बना और उसका उद्घाटन या विमोचन करने के, अनावरण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गए। और नेहरू जी ने ये कहा कि मैं तो नहीं पसंद करूंगा कि कोई बुत बने, ना पटेल का बने, ना मेरा बने और ना महात्मा गांधी का बनना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि महात्मा गांधी मुझसे कहते थे कि मेरे स्टैच्यू मत बनाना, क्योंकि स्टैच्यू बनाने से क्या होता है, लोग आपके प्रति सम्मान के प्रति इतिश्री कर लेते हैं और आपकी जो भावना है, जो आपका संदेश है, जो आपका विचार है, उससे पल्ला झाड़ देते हैं। आदमी मर जाता है, उसके विचार मर जाते हैं, उसकी फोटो जिंदा रह जाती है। ये गांधी नेहरू से कहते थे। नेहरू वही बात यहां कहना चाह रहे थे। दूसरी बात वो और कहते हैं कि स्टैच्यू खूबसूरत नहीं बनते हैं, इसलिए नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन अंत में कहते हैं कि आपने बनाया तो आपको मुबारक हो, हमारे पास है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पीयूष जी। मैं आशा करता हूं कि रीडर और व्यूअर इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि असल में ये किताब इस तरह की किताब है जितने सवालात आपके दिमाग में अपने लोकतंत्र को लेके आते हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके आते हों, सांप्रदायिकता, कश्मीर, राष्ट्रवाद, इन सबको लेके आते हों, वही सवाल मेरे जहन में आए थे, वर्षों तक आते रहे। जब वो मेरे दिमाग में एक जगह इकट्ठे हो गए तब 5-6 साल मैंने उन पे धीरे धीरे शोध किया और वो सवाल आपके मेरे सामूहिक सवाल हैं जिनको मैंने इस किताब में दर्ज कराने की कोशिश की है। तो अगर सवाल बचे हुए हैं तो आप इससे जवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।